खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाजरीन, लगातार सुबह सुबह आपके सामने आते हैं, कुछ छोटी बड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है, और साथ साथ कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर के मामलात पर भी एक तायराना नज़र हो और आपको बताएं कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान रियासत की सिचुएशन क्या कुछ रही और पॉलिटिकली क्या कुछ होने जा रहा है। आज भी यह मामला इसी तरीके से चलेगा और आप हमारे को साथ दे सकते हैं। आप और हम अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर, यानी आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी आएंगे, और साथ साथ जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in है उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, ताकि आप खबर पढ़ेंगे भी, खबर देखेंगे भी और दुनिया तक असल हकाइक को पहुंचाने में हमारी मदद भी करेंगे। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, करते हैं खबरों की शुरुआत। आज जब मैं आपके सामने प्रोग्राम कर रहा हूं तो मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियम में मौजूद है खुशामदीद, मैं हूं आसिफ रशीद। तो चलिए आज सबसे पहले बात इलेक्शन कमीशन की करते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जब हम खबर आपको बता रहे हैं तो आपको याद होगा कि कल हमने बताया था कि तृणमूल कांग्रेस की अर्जी या दरख्वास्त या फिर शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जब वैक्सीन कारी का अमल होता है तो और उसके बाद जो सर्टिफिकेट इजरा की जाती है उस सर्टिफिकेट पर वजीर आजम का फोटो है और इसे सियासी अगराज व मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और चुनाव जहां जहां पर हो वहां पर इस चीज पर रोक लगे। स्पेशली वेस्ट बंगाल के हवाले से इस बात को कहा गया था, और अब की बार बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस की अर्जी पर समाअत मुकम्मल कर दी है, और इलेक्शन कमीशन ने इन सभी राज्यों के अंदर जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी के अंदर सभी इंतजामात को जहां हतमी शक्ल दे दी है, वहीं पर इलेक्शन कमीशन ने इस शिकायत का अजाला करने के लिए यह हुक्म दे दिया है कि जब आप कोविड सर्टिफिकेट देंगे, यानी जब आप वैक्सीन कारी की सर्टिफिकेट देंगे तो वहां से वजीर आजम की तस्वीर को हटाया जाए। यानी अब इन 5 रियासतों के अंदर वजीर आजम की तस्वीर नहीं होगी उस सर्टिफिकेट पर, जो सर्टिफिकेट महकमा सेहत की तरफ से दी जाती थी जब इंसान पहला वैक्सीन करता था, और दूसरे वैक्सीन पर भी फिर वो सर्टिफिकेट मिलती थी। तो इस तरीके से अभी इलेक्शन के पेश नज़र और ज़ाब्तों का ख्याल रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने महकमा सेहत, मरकजी हुकूमत और रियासती इंतजामिया के जिम्मेदारों से कहा है कि फिलफोर से बेशतर इसका अजाला किया जाए और ये चीजें हटाई जाए, और इस पर रोक लगा दी है। तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर संजीदगी के साथ नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, जहां पर कल भी हेल्थ अथॉरिटीज से, वजारत सेहत के साथ साथ मरकज से जवाब तलब किया गया था, जिस जवाब के बाद अभी फैसला लिया गया है कि 5 रियासतों में हुक्मनामे का इतलाक होगा, और इस हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सभी रियासतों को हिदायत जारी की हैं कि सख्ती के साथ इस पर अमल दरामद किया जाए, और जो वज़ीर आज़म का फोटो वैक्सीन पर था, यानी चुनावी मुद्दा जिसे बनाया जा रहा था, उस पर फिलहाल रोक लग गई है। वो तस्वीर अब आपको नहीं दिखेगी कोविड वैक्सीन की उस बोतल के ऊपर, जो डोज सर्टिफिकेट के ऊपर, जिस पर वज़ीर आज़म की तस्वीर सामने रखी गई थी, और इसको चुनावी मुद्दा इन 5 रियासतों के अंदर बनते देखा जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच में इलेक्शन कमीशन ने सभी रियासतों को हिदायत जारी करते हुए एक और हुक्मनामा जारी किया है। ये हुक्मनामा उस वक्त सामने आया जब वजारत सेहत की तरफ से भी अपना जवाब दायर किया गया, इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी डिटेल्स रखी गई, और कोविड वैक्सीन से वज़ीर आज़म की तस्वीर हटाई जाएगी। चलिए, ये तो खबर थी जनाब इलेक्शन कमीशन की। अब जरा एक और इलेक्शन की भी बात करें, और बात जब इलेक्शन की करेंगे तो आपको सरहद के उस पार लिए चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर आज सबकी नजर रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अंदर इमरान खान की अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग का अमल आज शुरू होना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासी ड्रामा तेजी के साथ चल रहा है, और कल ही मुत्तहिदा जो पीडीएम है उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि आज के इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई भी लीडर या कोई भी मेंबर शामिल नहीं होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन से कबल इमरान खान के लिए बड़ी राहत, और राहत यह कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर डीपीएम ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया है, और कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली के सेशन में कोई भी मेंबर शिरकत नहीं करेगा। फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जिस तरीके से इमरान खान की टांगे
थरथरा रही है, वो ये साफ दिखा रहा है कि कौमी इतिहाद जो है वो किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और सियासी अदम इस्तेकाम जो पाकिस्तान के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से है। लेकिन सबकी नजरें आज रहेंगी कौमी असेंबली पर, जहां पर पाकिस्तान के अंदर आज नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस की जो तहरीक लाई गई है, जो एतमाद की तहरीक खुद इमरान खान के कहने पर लाई गई है, उस पर आज वोट शुमारी होगी, उस पर आज हुकूमत की तरफ से भी बयान जरूर जारी किया जाएगा। तो कौमी असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के 180 जबकि अपोजिशन जमातों के 160 अरकान हैं, लेकिन अपोजिशन के बाइकआउट के बाद थोड़ा सा रास्ता साफ होता नजर आ रहा है जो मौजूदा सरकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और इस बीच दूसरी तरफ आज का जो इजलास होगा, अपोजिशन का कोई भी रहनुमा इसमें नहीं जाएगा। फजलुर रहमान की तरफ से जो अपोजिशन के लीडर हैं उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है। बड़ी बात यह कि वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जो आज एक करारदाद पेश करेंगे एतमाद के हवाले से, और 12:15 बजे आज दोपहर कार्रवाई शुरू होगी। यानी आप देखेंगे कि 12:15 जैसे इजलास शुरू होगा तो उस वक्त करारदाद पेश की जाएगी शाह महमूद कुरैशी की तरफ से और इस पर आगे का अमल शुरू किया जाएगा। इस बीच ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर जहां पर स्पीकर भी कौमी असेंबली में 5 मिनट तक ऐवान में घंटियां बजाकर जो कारकुनान है उनकी हाजिरी को यकीनी बनाएंगे, और इन 5 मिनट के दौरान चाहे वो अपोजिशन हो या हिज़्ब इख्तिदार हो, दोनों तरफ से कितने लोग शामिल होते हैं उस पर काफी इन्हिसार करेगा। 12:15 बजे ये पूरा अमल शुरू हो जाएगा और 5 मिनट के अंदर कितने लीडरान शामिल होंगे और उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिसका ये जो अमल है उसका आगाज 12:15 के बाद कर दिया जाएगा। यानी कल के बाइकआउट के बाद अब रास्ता हमवार कहीं ना कहीं इमरान खान के लिए है। और जब आप फिगर्स को देखेंगे तो इमरान खान की हुकूमत ऐसे भी बच निकलनी थी और सिर्फ ये एक बड़ा एक एतमाद का वोट जो हासिल करना था, इससे पाकिस्तान की नुक्ते निगाह से जब आप देखेंगे तो इसे एक पॉलिटिकल स्टैंड माना जाता था। और पाकिस्तानी ज़राए अबलाग से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक आज के दिन को काफ़ी अहमियत के साथ लिया गया है, क्योंकि शायद रात देर गए तक भी किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि हिज़्ब इख्तिलाफ इसका बाइकआउट करेंगे। इसलिए न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी इस खबर को काफ़ी अहमियत के साथ लिखा था और बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट कैरियर से लेकर इमरान खान के आज के दिन तक की बड़ी तस्वीरें और बड़े ब्लॉग्स को तहरीर किया था। तो ये बात थी हिज़्ब इख्तिलाफ की पाकिस्तान के हवाले से और मौलाना फजलुर रहमान का बयान जो सामने आया था। बढ़ते हैं जी आगे, बात अब एक और बड़ी खबर की करते हैं और बात करते हैं चीन के साथ मामले को लेकर, क्योंकि लगातार बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू करवाते हैं और अब आपको यह भी बताते चले कि क्वाड मुल्कों का इजलास रवा महीने के आखिर तक होगा और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की तरफ से लगातार अमरीकी सदर और अमरीकी नायब सदर के साथ लगातार मशावरत हो रही है और यह पहला मौका होगा साल 2021 के अंदर जब क्वाड का इजलास होगा और इस इजलास के अंदर जहां एक तरफ से अमरीकी सदर होंगे वहीं दूसरी तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी बराह रास्त इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ साथ इस क्वाड के इजलास को इसलिए भी अहमियत के साथ लिया जा रहा है क्योंकि ये इंडिया पैसिफिक ओशन जो है हमारा है उस पर एक खुसूसी नज़र रखी जा रही है और यहाँ पर जो चीन के मामलात हैं उस पर कदगन लगे, उस पर रोक लगे, इसलिए यह इजलास इंतहाई अहम माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की पेशरफ्त हो रही है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के जो सदर है जो वज़ीर आज़म है वो लगातार अमरीकी सदर, अमरीकी नायब सदर और भारत के वज़ीर आज़म के साथ राब्ते में है और लगातार मशावरतें जो है वो हो रही हैं और माना जा रहा है कि रवा माह के आखिर तक ये इजलास जो है वो मुनक्किद होगा और इस इजलास के मुनक्किद होने के साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो सूरत हाल है इसमें मजीद बेहतरी के आसार भी दिख सकते हैं। क्वाड के बनने के बाद अमेरिका की आमद और उसके साथ साथ फ्रांस और दीगर मुल्कों की इसके आमद के आने के बाद जब चीन के मौक़िफ़ को आप देखते हैं तो चीन ने इस पर काफ़ी एतराज़ भी किया था और बराह रास्त अमेरिका से मुखातिब होते हुए कहा था कि आप इंडो पैसिफिक रीजन में आने की कोशिश ना करें, इससे तवाज़ुन बिगड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्वाड अगरचे फिलहाल खामोश था, लेकिन पिछले एक साल के दौरान 2020 के दौरान अगर आप देखेंगे जब लद्दाख का मामला सामने आया उसके बाद क्वाड भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा और काफ़ी ड्रिल जो हुई है वो समंदर के अंदर हुई है और अब ये इजलास चीन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल माना जा रहा है और यही वजह है कि सब अब इंडिया पैसिफिक की बातें कर रहे हैं और यह पहला इजलास होगा साल 2021 के दौरान जब भारत अमेरिका के दोनों सरबराह जो है वो आमने सामने होंगे और बात इंडो पैसिफिक की होगी। चलिए, बात भारत और चाइना के हवाले से हो रही थी और क्वाड के हवाले से बात जरा आप चीन के हवाले से मजीद कर लेते हैं, क्योंकि
चीन की तरफ से गुज़श्ता दिनों जहां पर डिफेंस बजट, जो दिफाई बजट था, सालाना बजट का ऐलान किया गया, पेश किया गया, और इसमें गुज़श्ता बरसों के मुकाबले चीन ने सालाना बजट, जो इस बार दिफाई बजट है, उसमें तकरीबन 7% तक का इजाफा कर दिया है। पिछले साल जो बजट था, ग्लोबल टाइम्स अखबार के मुताबिक करीब 6.8%, उससे ज्यादा इस बार चीन की तरफ से जिसमें इजाफा किया गया, और इस पर मुबस्सरीन ने बजट के आदाद-ओ-शुमार पर सवाल उठाए हैं। इसलिए क्योंकि अमन और शांति की बात तो की जाती, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह के इकदाम से क्या इस पर कोई सख्त रिएक्शन सामने आएगा, मुबस्सरीन की तरफ से इस बात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा। और सालाना बजट जहां इस बार $209 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो कि इस बार अनाउंस हुआ है, और गुज़श्ता बरस आप देखेंगे तो 1.268 ट्रिलियन युवान यानी 196.44 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर, ये इतनी कीमत बनती थी, जो इतना जो आदादो-शुमार बताते हैं कि पिछले साल जो इजाफा किया गया था, लेकिन उससे 6.8% दिफाई बजट चीन का इस बार बढ़ा है, जो कुल मिलाकर 6.8% के साथ 196.44 यूएस बिलियन डॉलर से बढ़कर 209 बिलियन यूएस यानी अमेरिकी डॉलर इस वक्त पहुंच गया है। चीन की तरफ से लगातार इस बात की वजाहत की जा रही है कि सिंगल डिजिट इजाफा हुआ है, और लगातार ग्लोबल टाइम्स के जब आप मुख्तलिफ पेज को परखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको यह पता लगेगा कि किसी न किसी तरीके से भारत का दिफाई बजट का हवाला उन्होंने बराह रास्त नहीं दिया है, लेकिन जरूर इस बात का इशारा दिया है कि आसपास के बजट को भी जब आप देखेंगे तो चीन सिंगल डिजिट बजट बढ़ाकर यह साफ कर रहा है कि उनकी तरजीहात फौज नहीं बल्कि इक्तिसादियात को मजबूत करना है। यह चीन के ग्लोबल टाइम्स के मुख्तलिफ इदारियों के अंदर जो है वो खबर लिखी गई है। तो फिलहाल 6.8% चीन के हिसाब से जो दिफाई बजट है वो बड़ा है, लेकिन माहिरीन ने सवाल खड़े किए हैं कि दिखाने के लिए हाथी के दांत कुछ होते हैं और बेचने के लिए फिर जब बेचे जाते हैं तो कुछ और होता है, यानी अंदर की कहानी कुछ और है, और बाहर जो कहा जा रहा है वो 6.8% सालाना दिफाई बजट जो है वो बढ़ाया गया है। और ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पिछले कई दिनों से लगातार बजट पर जो बात हो रही थी, और चीन के जो सदर हैं उनकी मंजूरी के बाद अब जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, एनपीसी है, पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने इसको हरी झंडी दे दी है। तो क्या कुछ चल रहा है आसपास, इससे हम आपको बाखबर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे, और उसके बाद सीधे जम्मू कश्मीर की खबरों पर भी आते हैं। जी आसिफ। बिल्कुल, अब जरा बाइडेन के हवाले से बात कर लेते हैं। अमेरिकी सदर की तरफ से मजीद तब्दीलियां कुछ की गई हैं, और इस बीच व्हाइट हाउस के अंदर मजीद कुछ भारतीय शहरियों को भी जगह मिली है। इससे पहले 50 से ज्यादा नामों का ऐलान हुआ था जो बाइडेन इंतजामिया के अंदर, खासतौर से जब भारत और अमेरिका की पॉलिसियों की बात हो रही थी, तो उस वक्त भारतीय निजात शहरियों को व्हाइट हाउस के अंदर जगह देने की बात हुई थी। लेकिन इस बीच चिराग बेंज और प्रोनीता गुप्ता दो अहम ओहदों पर फाइज हुए हैं। कुल मिलाकर 55 भारतीय निजात शहरी जो अमेरिका के अंदर इस वक्त रहते हैं, उन सभी को अब तक जगह मिल चुकी है, जो व्हाइट हाउस के अंदर तैनात किए जा चुके हैं। और इस बीच चिराग बेन को, जिन्हें स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया है प्रेसिडेंट की तरफ से क्रिमिनल जस्टिस के लिए, और प्रोनीता गुप्ता को, जिन्हें स्पेशल असिस्टेंट मुकर्रर किया गया है प्रेसिडेंट फॉर लेबर एंड वर्कर्स, यानी जो योमिया मजदूर है अमेरिका के अंदर, उन सभी के लिए जो पॉलिसीज बनेंगी उसका हिस्सा प्रोनीता गुप्ता रहेंगी। 20 नई तैनातियां अमल में लाई गई हैं, 20 नए अफसरान को जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनमें भारत के 2 शहरी जो अमेरिका के अंदर मौजूदा वक्त में, और कुल मिलाकर 55 भारतीय निजात अमेरिकी शहरी जो इस वक्त जो बाइडेन की इंतजामिया चला रहे हैं, जिनमें 2 जम्मू कश्मीर से नाम बराह रास्त भी जोड़े जा सकते हैं। जहां एक तरफ से हम नई तकरीरों के हवाले से बात कर रहे हैं, वहीं पर अमेरिकी इंतजामिया ने, यानी व्हाइट हाउस से एक और बयान भी जारी कर दिया गया है, और व्हाइट हाउस ने इस बार सीधे से हमला चीन पर किया है, और कहा कि चीन की बालादस्ती को किसी भी कीमत पर तस्लीम नहीं किया जाएगा। और व्हाइट हाउस के तर्जुमान की तरफ से जो बयान जारी कर दिया गया है, उसमें कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिकल गाइडलाइंस के हिसाब से और गाइडेंस के हिसाब से जो बयान जारी हुआ है, उसमें यह साफ कह दिया गया है कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर अमन को बरकरार रखने के लिए काम कर रहा है, और अमरीकी मफादात के खिलाफ किसी को काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दुनिया भर के अंदर, और स्पेशली साउथ ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, इंडो पैसिफिक, यूरोप और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर
अमरीकी मुदाखलत बराह रास्त रहेगी ताकि किसी किस्म से भी किसी भी तरह अमन जो है वो दरहम बरहम ना हो, और चीन जो दरपर्दा साजिशें कर रहा है उस पर भी गहरी नजर रखी जाए। तो ये ऑफिशियल बयान व्हाइट हाउस की तरफ से जारी कर दिया गया है। बिडेन इंतजामिया ने ये इंटरीम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजिक बयान जो है वो सामने किया है। इसमें उन्होंने अपनी बात साफ कर दिया है कि इंडो पैसिफिक, यूरोप और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर सूरत हाल जो है इस पर अमेरिका की पूरी नज़र है, और चीन की जो मुदाखलत भेजा कई शहरों के अंदर हो रही है उसको रोकने के लिए और उनकी बालादस्ती को ख़त्म करने के लिए अमेरिका अपना असर भी दिखाएगा, ज़रूरत पड़ी तो कार्रवाई भी कर सकता है। तो ये बिडेन इंतज़ामिया यानी व्हाइट हाउस का बड़ा बयान भी सामने आया है। अब बढ़ते हैं जी आगे। बात जब बड़े देशों की हो रही है, बड़े मुल्कों की हो रही है, तो दो बड़े मुल्क भी है, भारत और पाकिस्तान। यहां पर साल 2021 आते आते हालात साजगार होने के इशारे मिल रहे हैं। जहां गुज़श्ता दिनों डीजीएमओ ने फोन लाइन पर बात जरूर की, हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की, उसके बाद सियासी बयान पाकिस्तान से भी सामने आया जिसका रद्द-ए-अमल रात देर गए भारत की तरफ से दिया गया है। सीज फायर मुआहदे पर सख्ती के साथ अमल दरामद करने के बाद अब पुरअमन और दो तरफा हल निकालने के अहदबंद हैं, जो भारत की तरफ से एक ताज़ा बयान सामने आया। पाकिस्तान के साथ भी दीगर हमसाया ममालिक की तरह ही भारत ताल्लुकात चाहता है और इसी के बीच में बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, और तमाम जो मसाइल दोनों ममालिक के सामने हैं, दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत को भी तरजीह दी जा सकती है। पुरअमन और दो तरफा हल निकालने के लिए भारत का जो इससे पहले अहद था उस पर वो कायम है, और साथ ही भारत की तरफ से उस रिपोर्ट को यानी जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्टिंग थी उसे गुमराहकुन और गलत करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान की जमहूरियत पर सवाल उठाने वाला ये वो इदारा है जिसके अंदर खुद 17-18 वर्षों के दौरान खामियां सामने आई हैं। इन सब पर हफ्तावार ब्रीफिंग में सवालों के जवाब दिए वजारत खारजा के तर्जुमान ने, और भारत और पाकिस्तान, फ्रीडम हाउस और लद्दाख में फौजी इनखला पर मजीद क्या कुछ उन्होंने कहा, ये बात भी आपको बताते हैं। What was said earlier, that India desires normal relations with all its neighbors, including Pakistan. We have consistently maintained that issues, if any, between India and Pakistan should be resolved bilaterally and peacefully. Our position on key issues remains unchanged. Is that the political judgment of Freedom House are as inaccurate and distorted as their maps. For example, on the COVID-19 situation, there is a widespread appreciation in the world of our response, of our high recovery rate and of our low fatality rate. India has robust institutions and well-established democratic practices. We do not need sermons, especially from those who cannot get their basics right. Well, let me give you a detailed response on this. Last week, EM had a telephone conversation with Chinese Foreign Minister Wang Yi. A detailed press release was also issued outlining the main points of conversation between EM and his Chinese counterpart. EM had emphasized that with the completion of disengagement in the Pangong Lake area, the two sides should now move quickly to resolve the remaining issues along the LAC in eastern Ladakh. The senior commanders in the last meeting held on 20th of February had also noted that the disengagement in the Pangong Lake area was a significant step forward, and it provided a good basis for the resolution of other remaining issues along the LAC in the western sector. चलिए, वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान जहां चीन के मामले पर बात की गई है, वहीं पर एक बड़ा बयान भी सामने रखा गया है, और बड़ा बयान भारत और पाकिस्तान के हवाले से है, और ये साफ कर दिया गया है कि भारत और पाक पेशरफ्त जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, और बेशतर ताल्लुकात में बेहतरी हो रही है, और हालात को और बेहतर बनाने के लिए कोशिशें भी की जाएंगी। पुरअमन तरीके से मसले का हल करने के लिए ख्वाह है हिंद, ये वजारत खारजा की तरफ से कल साफ कर दिया गया है। भारत ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ मामूल के ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद है और दो तरफा तौर पर तमाम मसाइल को हल करना चाहता है। भारत की जानिब से यह रद्दअमल पाकिस्तानी वजारत खारजा के गुज़श्ता रोज़ इसी तरह के दिए गए बयान के तनाजुर में सामने आया है। गुज़श्ता रोज़ हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मुस्तकबिल में पाकिस्तान भारत ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से बात सामने रखी थी, और ये उम्मीद जाहिर की थी कि आने वाले वक्त में दोनों मुल्क
एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उसी के रद्द-ए-अमल में हफ्तावार ब्रीफिंग में दिल्ली के अंदर भी जवाब डिप्लोमेटिकली ही दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हवाएं बदल रही हैं और बदलती हवाओं के बीच सूरत हाल आपके सामने है। साल 2020 में शायद दूर दूर तक भी कोई ये सोच नहीं सकता है कि 21 आते आते ये सर्द महरी जो है ये ख़त्म हो जाएगी, ये बेरुखियों का अमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, दुश्मन नंबर 1 का मामला ख़त्म होकर आहिस्ता आहिस्ता करके दोस्ती की पटरी पर गाड़ी चलना शुरू होगी। और शुरुआत 2021 में आपके सामने है। बयान के बाद बयान आ रहे हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि रवां साल के दौरान हालात कदरे बेहतर होंगे और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी इसका असर जो है वो बेहतर देखने को मिल सकता है। बात हो रही थी भारत और पाकिस्तान की, अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। और जम्मू कश्मीर की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि अगर आपने तरक्की करनी है तो उसके लिए रास्ते का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो हमारी जोग्राफियाई सूरत हाल है वो एक तरफ से ये है कि शदीद सर्दी होती है और एक तरफ से ये है कि गर्मी का काफी असर होता है। और दोनों सूबों को मिलाने के लिए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बनाई गई थी और उस वक्त ये ख्वाब दिखाया गया था कि ये शाहराह जो है ये 24/7 12 महीने हमेशा चलेगी। वक्त गुजरने के साथ साथ हालात बदले, वाक़ात बदले, मौसम ने करवटें ली और शाहराह ने भी आहिस्ता आहिस्ता करके अपना रंग दिखाना शुरू किया। और श्रीनगर जम्मू शाहराह के हवाले से अब एक अच्छी खबर यह है कि काफी मुद्दतों के बाद एक बड़ी खबर जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से सामने आ रही है वो ये है कि काजीगुंड टनल मुकम्मल हो चुकी है और रवा माह में किसी भी दिन इसका इफ्तिताह हो सकता है। और इस बीच तकरीबन 15 से 20 दिनों के वक्त के अंदर 4 गलियारों वाला जो टनल था उसको खोला जा सकता है। वज़ीर आज़म इस टनल का इफ्तिताह कर सकते हैं, इसकी अभी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन नेशनल हाईवे के ऊपर जो गुज़श्ता कई वर्षों से मंसूबे के साथ साथ लोग यहाँ पर कई तरह की मुश्किलात से गुजरे, दर्जनों जाने यहाँ पर लोगों की गई सड़क हादसात के दौरान, लैंडस्लाइडिंग के दौरान, पत्थर गिरने के वाक़ात के दौरान, इन सब से लोगों को किसी हद तक राहत मिलने वाली है। खासतौर से बनिहाल रामबन स्ट्रेच के दौरान जहां पर बनिहाल से कश्मीर के साथ जोड़ने वाले 4 गलियारों वाली टनल को बहुत जल्द खोला जा सकता है। महज इंतजामिया के मुताबिक 4% तक का काम जो है यानी आखिरी मरहले का काम इस वक्त भी जारी है और 4% के आसपास इस वक्त काम अभी जो होना बाकी है जिसको कुछ दिनों के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा और इसके बाद काजीगुंड बनिहाल टनल को इसी महीने के आखिर तक खोला जा सकता है। इस टनल की खास बात यह है कि यहां से न सिर्फ सिविलियन गाड़ियां बल्कि फौज की गाड़ियां, मालबरदार ट्रक होंगे, पूरे लोड के साथ दोनों तरफ से गुजर सकेंगे और सामने वाली यानी मुखालिफ सिम से भी नेशनल हाईवे पर गाड़ियों को काफी कम चलने की इजाजत मिलती थी, लेकिन इस टनल से दोनों तरफ गाड़ियां जा सकेंगी और स्ट्रेटेजिक एतबार से भी काफी अहम, लेकिन आम लोगों को बड़ी राहत, खासतौर से कारोबारी और वादी की तरफ जाने वाली जरूरी सप्लाई जो यहां कई दिनों तक मुतासिर होती थी सरमा के दौरान, उससे थोड़ी सी निजात इस बार लोगों को इस टनल के खुलने के साथ ही रवा माह के आखिर तक मिलने वाली है। रवा माह के आखिर तक वजीर आज़म खुद इस टनल को कौम के नाम वक्फ कर सकते हैं। और दिल्ली के अंदर जो वजीर आज़म दफ्तर के अंदर जो हमारे ज़राया उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो अब थोड़ा सा काम बाकी है उस पर शिद्दत के साथ काम जारी है और बहुत जल्द ये पाए तकमील तक पहुंच सकता है। और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि रवा महीने के आखिर तक इस टनल को इफ्तिताह किया जाएगा और इसे गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इससे न सिर्फ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र आसान होगा बल्कि जो वक्त लगता था उसमें भी कमी आएगी। और माना जा रहा है कि जिस तरीके की टनलिंग की गई और जिस तरीके से इसे मुकम्मल किया गया है इससे आम लोगों को भी राहत मिलेगी और साथ साथ ताजिर तबके को एक बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। तो ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से कि टनल का इफ्तिताह रवा महीने के आखिर तक वजीर आज़म खुद करेंगे, इस बात की जो इतला है वो वजीर आज़म दफ्तर से हमें मिल रही है। हमारे ज़राया लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। तो टनल की खबर के बाद अब ज़रा एक और बड़ी सियासी खबर की ओर भी आते हैं। और सियासी खबर इसलिए क्योंकि जब इलेक्शन हो रहे थे, जब BDDCs के चुनाव हो रहे थे तो 2 बड़ी खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तानी नज़ाद 2 खवातीन जो हैं जो इस पार आई थी जो POK से ताल्लुक़ रखती थी उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया है और बढ़ चढ़कर वो चुनावी दंगल में हिस्सा भी लेती रही, उनको वोट भी पड़े उनके। और जब वोट शुमारी का अमल हुआ तो वहाँ पर उसे रोका गया और उसके बाद से ही लगातार इलेक्शन अथॉरिटीज़ इस पूरे मामले को देख रही थी। लेकिन अब
फैसला सुना दिया है स्टेट इलेक्शन अथॉरिटीज ने। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 ऐसे मकामात थे जहां पर इलेक्शंस नहीं हो पाए थे। हालांकि इलेक्शन हुए थे, लेकिन वोटिंग के दौरान पहले कुछ तरह की शिकायत इलेक्शन कमीशन को मिली और उसके बाद हुकाम की तरफ से इस पर संजीदगी से नोटिस भी लिया गया। यहां तक कि वोटों की गिनती का जब अमल शुरू हुआ था तो उस वक्त भी यहां काम रोक दिया गया था। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला लिया है और इस अहम फैसले के तहत द्रगमुल्ला कुपवारा के अंदर और हाजिन ए के अंदर दोबारा वोटिंग होगी। इन 2 हलकों में शुमाली कश्मीर के, नॉर्थ कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के 2 हलके जहां पर दोबारा वोटिंग होगी। और जो पीओके की दोनों खवातीन थी वो इंतखाबात में अब हिस्सा नहीं ले पाएंगी, यानी जिनकी वजह से सारा अमल रुक गया था, उन्हें इस बार इजाजत नहीं दी जाएगी इंतखाबात में। दोनों खवातीन के पास मुल्क की शहरियत नहीं है और इस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने कानूनी एतबार से फैसला लेते हुए दोबारा वोट कराने की यहां पर तैयारी कर ली है। और इस सिलसिले में जहां पर पहले भी इलेक्शन कमीशन को, आपको याद होगा कि दिसंबर के महीने में दूसरे हफ्ते में 9 तारीख को भी एक शिकायत मौसूल हुई थी स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि सोमिया सदफ जो कि द्रगमुल्ला कुपवारा से थी, उनके साथ साथ शाजिया बेगम हाजिन ए बांडीपुरा से जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी। और उस वक्त जब शिकायत मिली थी तो कुछ वक्त के लिए वोटिंग भी रोकी गई। उसके बाद वोटिंग का प्रोसेस जब मुकम्मल हुआ तो काउंटिंग के वक्त परेशानियां आई। बहुत सारे लोगों की तरफ से मकामी जो नुमाइंदे थे उनने सवाल उठाए कि वो लोग जो साल 2009-10 में पाकिस्तान से वापस लौटे हैं या जिनकी शहरियत को लेकर अभी एक तनाज़ा खड़ा हुआ पूरे मुल्क के अंदर, एहतिजाज भी कर रहे थे कि हमें यहाँ पर मुस्तकिल शहरी उन्हें भी बनाया जाए, तो उनमें से 2 खवातीन को कैसे इजाज़त यहाँ पर दी जाती है कि वो इंतखाबात का हिस्सा बने। लेकिन उन सब पर बड़ी बारीकी से गौर करने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब फैसला लिया गया है। दोनों हलकों में दोबारा वोटिंग होगी। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन इन दोनों खवातीन को जिनकी वजह से ये प्रोसेस पूरा रुक गया था, इनको अब वोटिंग में, इंतखाबात में जो डीडीसी के दोबारा इन 2 हलकों में वोट होंगे, इजाजत नहीं होगी कि ये हिस्सा ले सकेंगे। सोमिया सदफ और शाजिया बेगम दोनों का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। और जब हम ये खबर आपको बता रहे हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग लगातार लिख भी रहे हैं और पर्सनल कमेंट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के उस करारदाद का क्या मतलब है जिसमें यह कहा गया था कि सरहद के पार मुजफ्फराबाद भी भारत का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है। तो अगर ये ऐसा है तो उन्हें क्यों रोका गया? जनाब, आपकी बात अपनी जगह है, लेकिन इलेक्शन कमीशन साहब कह रहे हैं कि जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसकी रूह से इनकी शहरियत ही नहीं है और जब शहरियत नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन आपकी बात भी सही है, अगर पार्लियामेंट ये मान रहा है कि सरहद के उस पार भी हमारा है तो चुनाव में ताखीर और चुनाव लड़ने वक्त जब उन्होंने फॉर्म सबमिट किया था तो क्या वाकईतन उन्होंने ये सारी चीज़ें छुपाई थी? एक बड़ा सवाल ये भी है। तो फिलहाल बड़ी खबर हमने आपके सामने रख दी कि इलेक्शन कमीशन ने 2 पाकिस्तान पीओके की मुजफ्फराबाद की रहने वाली लड़कियों को चुनाव से दूर रख दिया है और वहां पर रिपोल के ऑर्डर्स दे दिए हैं। अब ये कब होंगे उसके लिए अलहदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है जारी कर दी जाएगी। फिलहाल के शर्मा की तरफ से इन दोनों मामलों पर फैसला सुना दिया गया है। तो ये हाल जनाब डीडीसी का है, जहां पर हमने आपको बता दिया कि कुपवारा और बांडीपोरा में अब दोबारा पोलिंग होगी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, हाजन ए और द्रगमुल्ला के अंदर। यहाँ दोनों से मुजफ्फराबाद की 2 खातून जो थी वो अलग अलग तौर पर मैदान में आई थी, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आई थी। चुनाव के दौरान भी उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने कैंपेनिंग की, वोट भी शायद उनके हक में पड़े होंगे, लेकिन जब काउंटिंग हो रही थी तो उसको रोका गया था। और अब सूरत हाल ये कि यहाँ पर दोबारा से पोलिंग होगी इन दोनों मरकजों के ऊपर। तो यहां पर जी अब आसिफ वक्त हो गया है, लगातार कहा जा रहा कि अगली खबर पर जाने से पहले रुका जाए ब्रेक के लिए। तो यहां पर जी ब्रेक हमें लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद आएंगे तो सियासी पारा क्यों बढ़ रहा है और क्यों मरहम दिखे फारूक अब्दुल्ला, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।